हेलो स्टूडेंट, मैं जयप्रकाश स्वामी आज आपके लिए लेके आया हूँ केमिस्ट्री का एक नया वीडियो। आज हम बात करेंगे विद्युत ऋणता के बारे में। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था विद्युत ऋणता किसे कहते हैं। देखिए, कोई भी यौगिक है उसमें जो बंध के इलेक्ट्रॉन हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करने का जो गुण होता है उसको हम विद्युत ऋणता के नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए ये ए और बी कोई यौगिक है, ठीक है, ए बी, इसमें जो बंध है इसको अपनी ओर आकर्षित, मान लीजिए कि अगर B जो है इसकी विद्युत ऋणता अधिक है और B जो है वो इस इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर रहा है, तो इस B पे आंशिक ऋणावेश आ जाएगा और इस A पर आंशिक धनावेश आ जाएगा। ठीक है, ये होती है विद्युत ऋणता। कुछ मेन एलिमेंट की विद्युत ऋणता याद करने के लिए मैंने आपको बताया था आप किस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे विद्युत ऋणता को किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, विद्युत ऋणता को निर्धारण की विधियां। ठीक है, चलिए देखिए विद्युत ऋणता को किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। विद्युत ऋणता के निर्धारण की विधियां। देखिए, तीन प्रकार की विधियों के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। पहली विधि आती है आपकी पोलिंग विधि। पोलिंग ने विद्युत ऋणता को ज्ञात करने का एक फॉर्मूला दिया था और वो फॉर्मूला क्या था। मान लीजिए कोई कंपाउंड ए बी है, ठीक है, तो इस ए बी की जो विद्युत ऋणता का जो डिफरेंस होगा उसको मैं अक्स ए माइनस अक्स बी के द्वारा डिनोट कर सकता हूँ। ये जो अक्स ए माइनस अक्स बी होगा ये आपका बराबर होगा 0.208 अंडर रूट डेल के। ठीक है, कोई भी यौगिक है ए बी, इस यौगिक की जो विद्युत ऋणता का अंतर है वो बराबर होगा 0.208 अंडर रूट डेल के बराबर होगा। अब यहाँ पे डेल क्या है, यहाँ पे डेल बराबर होगा ई ए बी माइनस अंडर रूट ई ए गुणा ई बी बी। ये वैल्यू होती है डेल की। देखिए ई ए बी यहाँ पे क्या है, ये जो ए और बी के बीच में जो बंध है उसकी वियोजन ऊर्जा को हमने यहाँ पे ई ए बी के द्वारा डिनोट किया है। ठीक है, ये जो ए बी के बीच में जो बंध है इसकी वियोजन ऊर्जा, बंध को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा चाहिए इसको हम बंध वियोजन ऊर्जा के नाम से जानते हैं। और ए बी के बीच में जो बंध है इसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए इसको ई ए बी के द्वारा मैंने डिनोट किया है। ठीक है, और यहाँ पे ई ए, अब हम कह सकते हैं कि अगर मान लो A2 मॉलिक्यूल हो या फिर B2 मॉलिक्यूल हो तो इनके बीच का जो बंध वियोजन ऊर्जा है इसको मैंने ई ए से और ई बी बी से डिनोट किया है। ये जो आपका मान आता है वो आपका मान आता है डेल का। ठीक है, ई ए बी में से आप घटा दो अंडर रूट ई ए गुणा ई बी बी, तो ये डेल की वैल्यू आएगी। डेल की वैल्यू को आप यहाँ पे रखोगे तो ये अक्स ए माइनस अक्स बी की वैल्यू आ जाएगी। दोनों की विद्युत ऋणता में अंतर का मान यहाँ पे आ जाता है। ये विधि है आपकी पोलिंग विधि। पोलिंग ने इस प्रकार की विधि बताई थी और ये सूत्र दिया था। अब देखिए दूसरी इसमें विधि आती है आपकी मूल्यांकन विधि। ठीक है, मूल्यांकन विधि क्या कहती है कि कोई भी पदार्थ की जो विद्युत ऋणता होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, वो उस पदार्थ की आयनोजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपॉन 2 के बराबर होती है। कोई भी पदार्थ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब विद्युत ऋणता जो है वो उसके आयनन विभव और उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता
इन दोनों के औसत के बराबर होती है। मतलब इन दोनों को जोड़कर अगर आप इसमें 2 का भाग दे दें तो ये इससे आपकी विद्युत ऋणता निकल के आती है। ठीक है, ये विधि जो है ये मूलिकन ने दी थी और इसको हम मूलिकन विधि के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए पोलिंग विधि से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के जो मान आते हैं, ठीक है, विद्युत ऋणता के जो मान आते हैं और मूलिकन विधि में जो मान आते हैं, उन दोनों में क्या संबंध होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पोलिंग वाली जो है वो बराबर होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मूलिकन वाली, अपूर्ण हो जाएगा 2.8। देखिए पहले तो ये ध्यान में रखना, मूलिकन विधि वाले जो मान आ रहे हैं ना वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पोलिंग वाली और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मूलिकन वाली, इन दोनों में जो रिलेशन होता है वो ये होता है कि पोलिंग वाली जो विद्युत ऋणता है और मूलिकन वाली विद्युत ऋणता है, मूलिकन वाली विद्युत ऋणता में अगर आप 2.8 का भाग दे दो तो ये पोलिंग वाली विद्युत ऋणता निकल के आती है। ठीक है, अगर आपको इसका मान दे दिया जाए तो पोलिंग वाली विद्युत ऋणता का मान आप अपने आप निकाल सकते हो। देखिए ये आपका आ गया। अब आपको पता है कि मूलिकन विधि से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फॉर्मूला क्या था, ये था, तो हम इसका मान यहाँ पे रख देंगे IE + EA अपूर्ण में 2। ठीक है, और 2.8 नीचे है ही। तो पोलिंग विधि से अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्ञात करनी है तो आप कैसे करोगे, IE + EA अपूर्ण में क्या हो जाएगा 5.6 हो जाएगा। ये आती है पोलिंग विधि से। ठीक है, ये पोलिंग विधि से विद्युत ऋणता निकालने का फॉर्मूला है। चलिए इसके बाद में एक तीसरी विधि और आती है जिसको हम कहते हैं ओलरेड व रोसो विधि। देखिए ओलरेड व रोसो ने क्या किया कि विद्युत ऋणता को प्रभावी नाभिकीय आवेश के आधार पर कैलकुलेशन किया। ठीक है, जो प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है जिसको हमें जेड इफेक्टिव से डिनोट करते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश जिसको हम डिनोट करते हैं जेड इफेक्टिव से। ठीक है, तो ये जो जेड इफेक्टिव आपको निकालना भी मैंने समझाया था। जेड इफेक्टिव किस प्रकार से निकालते हैं, जेड माइनस एस यहाँ पे क्या था, आवरण स्थिरांक था। ठीक है, चलिए अब देखिए इस विधि से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस प्रकार से निकालते हैं, विद्युत ऋणता आप कह सकते हो। विद्युत ऋणता किस प्रकार से निकालेंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी = 0.744 + 0.359 जेड इफेक्टिव अपॉन R²। ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, जेड इफेक्टिव यहाँ पे क्या है, प्रभावी नाभिकीय आवेश है, और R यहाँ पे होती है आपकी सहसंयोजक त्रिज्या। तो अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालनी हो कोई भी तत्व की तो आप क्या करोगे, उसका पहले तो जेड इफेक्टिव का मान निकालोगे। जेड इफेक्टिव का मान निकाल कर अगर आप यहाँ पे रख देते हो और अगर उस तत्व की सहसंयोजक त्रिज्या का मान आपको पता हो तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ज्ञात कर सकते हैं। कौन सी विधि है ये, ओलरेड व रोसो विधि। ठीक है, तो ये तो बात हो गई विद्युत ऋणता को ज्ञात करने की विधियों के बारे में। अब हम आगे बात करते हैं आवर्त सारणी में प्रवृत्ति।
देखिए आवर्त सारणी में प्रवृत्ति तो आपको शायद बताने की आवश्यकता अब नहीं है, क्योंकि कल जो मैंने आपको मान लिखाए थे उसके आधार पे आप अपने आप सोच सकते हैं कि किस तरफ जाने से मान क्या होता है और किधर जाने से क्या होगा। देखिए हमने कल देखा था कि एक आवर्त की अगर हम बात करें तो एक आवर्त में अगर हम बाएं से दाएं जाते हैं, अगर एक आवर्त में बाएं से दाएं अगर आप जाओगे तो आपको पता है कि बाएं से दाएं जाने पर मान क्या होता है, विद्युत ऋणता बढ़ती है। विद्युत ऋणता क्या होती है, इंक्रीज होती है। आपने देखा था 0.5 वाला इंक्रीज हो रहा था, जो नीचे वाली लाइन थी उसके अंदर 0.3 वाला इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, अगर एक वर्ग की बात करें, एक वर्ग में हम ऊपर से नीचे की ओर जाएं तो आपको पता है विद्युत ऋणता का मान कम हो जाता है, विद्युत ऋणता कम हो जाती है। ठीक है, चलिए देखिए ये चीज़ें तो आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको वो मान याद है तो आप ये चीज़ें अपने आप बना के लिख सकते हैं। चलिए तीसरी बात ये है कि अगर मान लो कोई अक्रिय गैस है तो अक्रिय गैस अधिकतर क्या होती है, मोनोपरमाणु को होती है। इनमें बंध को खींचने की कोई क्षमता नहीं पाई जाती, बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित नहीं करते, इसलिए इनकी विद्युत ऋणता का मान बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो आप कह सकते हो इधर से इधर जाने में विद्युत ऋणता बढ़ेगी, ऊपर से नीचे जाने में कम हो जाएगी। अक्रिय गैस की बहुत कम होती है। तो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणता किस वर्ग की होगी, वो आपका 17वें वर्ग की होगी, जिसको हमें हेलोजन के नाम से जानते हैं। और हेलोजन में भी सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणता किसकी होगी, फ्लोरीन की होगी, क्योंकि आपको पता है कि ऊपर से नीचे जाने पर तो विद्युत ऋणता क्या होती है, कम हो जाती है। और मैंने सबसे ज़्यादा बताई भी आपको फ्लोरीन की थी, कितनी थी, 4 थी। और फिर क्लोरीन की 3 थी, ब्रोमीन की 2.8 थी और आयोडीन की 2.5 थी। तो फ्लोरीन की विद्युत ऋणता आवर्त सारणी में सर्वाधिक होती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता मैंने आपको बताया था, क्लोरीन की सर्वाधिक होती है और विद्युत ऋणता सर्वाधिक होती है फ्लोरीन की। ठीक है, चलिए तो ये तो बात हो गई आपकी आवर्त सारणी में प्रवृत्ति की। अब हम बात करते हैं विद्युत ऋणता को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीकरण अवस्था की। ठीक है, ऑक्सीकरण अवस्था की बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ेगी, जैसे जैसे ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती है, विद्युत ऋणता का मान भी बढ़ता है। अब ऐसा क्यों हुआ, तो देखिए ऑक्सीकरण अवस्था जब इंक्रीज होगी तो ऑक्सीकरण अवस्था इंक्रीज होने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, मतलब धनावेश की मात्रा बढ़ जाती है। अब धनावेश की मात्रा जितनी अधिक बढ़ेगी उतना ही अधिक उसमें इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता आ जाएगी। तो जितना ज़्यादा धनावेश होता है इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता उतनी ही अधिक होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण अवस्था अगर बढ़ेगी तो विद्युत ऋणता का मान भी बढ़ेगा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं अगर आपके पास कोई भी 3 तत्व हैं, जैसे मान लीजिए Z+ है, एक Z है और एक Z- है। मान लीजिए कोई भी धनायन है, कोई ऋणायन है, तो धनायन की इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता अधिक होती है। तो सर्वाधिक जो विद्युत ऋणता होगी वो धनायन की होगी, उसके बाद उसके तत्व की होगी, उससे कम ऋणायन की होगी। ऋणायन में तो पहले से ही इलेक्ट्रॉन अधिक है,
तो ये ज़्यादा आकर्षित क्यों करेगा? तो इसके पास इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता कम होती है। ठीक है, चलिए दूसरा है परमाणुवीय आकार। देखिए परमाणुवीय आकार की अगर हम बात करें तो परमाणुवीय आकार जैसे बढ़ेगा वैसे ही विद्युतरणता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मतलब परमाणुवीय आकार विद्युतरणता के व्युत्क्रमनुपाती होता है। देखिए परमाणुवीय आकार अगर बढ़ता है तो बाहरी इलेक्ट्रॉन का नाभिक के प्रति आकर्षण कम हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए विद्युतरणता का मान भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। चलिए अगली बात करता हूं मैं, यह है प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो आपको पता है प्रभावी नाभिकीय आवेश अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन नाभिक की क्या आ जाएगा? नज़दीक आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन नाभिक के नज़दीक आ जाएगा तो नाभिक की आकर्षण का मान बढ़ता है और हम कह सकते हैं कि विद्युतरणता का मान भी बढ़ेगा। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो विद्युतरणता का मान भी बढ़ता है। और ये चीज़ आपने वहाँ से भी नोटिस की थी कि जो मैंने ऑलरेडी विधि बताई थी उसके अंदर भी आप जानते हो कि जेड इफेक्टिव क्या था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो जेड इफेक्टिव का मान अगर बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या थी? 0.744 प्लस 0.359 जेड इफेक्टिव अपॉन क्या था? आर स्क्वायर। देखिए ये चीज़ आप यहाँ से भी नोट कर सकते हो। परमाणु आकार अगर बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या होगा? सहसंयोजक त्रिज्या बढ़ेगी। तो सहसंयोजक त्रिज्या अगर बढ़ रही है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और अगर जेड इफेक्टिव का मान बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। तो जेड इफेक्टिव तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब समानुपाती होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, और परमाणुवीय आकार जो है वो व्युत्क्रमनुपाती होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। चलिए अब हम बात करते हैं, अगला है संकरण का प्रकार। संकरण का प्रकार। देखिए वैसे तो संकरण कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हम कुछ बेसिक बात करते हैं। जैसे मान लीजिए एक तो आपका sp संकरण था, एक आपका sp2 संकरण है और एक आपका sp3 संकरण है। ठीक है, अब देखिए सबसे इसके अंदर जो आपका परसेंटेज अस योगदान है, एक परसेंटेज अस योगदान होता है, वो कैसे देखा जाएगा? देखिए यहाँ पे कितने कक्षक हैं? 2 हैं, S और P। तो 2 में से एक अस है तो इसमें अस का योगदान कितना हो गया? 50% हो गया। ठीक है, यहाँ पे कितने हैं? 3 हैं, 3 में से एक अस है तो यहाँ पे अस का योगदान कितना हो गया? 33% हो गया। और यहाँ पे अस का योगदान कितना हो गया? 25% हो गया। तो देखिए जब आप इन तीनों की बात करें तो इधर से इधर जाने में परसेंटेज अस योगदान कम हो रहा है। और आपको पता है कि ये जो अस ऑर्बिटल है वो नाभिक के बहुत ही नज़दीक होता है। तो जितना ज़्यादा परसेंटेज अस योगदान होगा उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नाभिक के नज़दीक रहेगा, और नज़दीक रहेगा इसका मतलब विद्युतरणता बढ़ेगी। तो सबसे ज़्यादा जो विद्युतरणता होती है इन तीनों के अंदर वो sp ऑर्बिटल में होती है, मतलब sp संकरण में होती है। जहाँ पे भी sp संकरण होगा उसकी विद्युतरणता का मान अधिक होगा। ठीक है, तो sp में सबसे अधिक विद्युतरणता होगी, sp2 संकरण होगा तो विद्युतरणता थोड़ी कम होगी, sp3 में सबसे कम होती है। ठीक है, तो ये थे विद्युतरणता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, चलिए अगली बात आती है रासायनिक व्यवहार की व्याख्या या रासायनिक व्यवहार पर प्रभाव।